फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़ी मैट और केट से होती है जो आज अपने नए घर में बसने के लिए आए हैं। दोनों इस नए मकान को लेकर काफी उत्साहित होते हैं। घर पुराना होने की वजह से उसमें मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए दोनों उसके सुधार में लग जाते हैं। बेकार सामान निकालते वक्त मैट की नजर दीवार पर कुछ अजीब चीज पर पड़ती है, जिसे बेहतर समझने के लिए वो वॉलपेपर हटा देता है। जैसे ही वॉलपेपर हटाता है, उसके सामने एक बड़ी सी रहस्यमय डोर दिखाई देती है। मैट इस डोर को खोलने के तरीके खोजने लगता है और पुरानी कबाड़ में से इसकी की ढूंढ निकालता है। जैसे ही वो डोर खोलने लगता है, केट भी वहां पहुंच जाती है। उस समय अचानक से घर की सारी रोशनी झिलमिलाने लगती है और इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए मैट पावर कंपनी को कॉल करता है। अगले दिन एक इलेक्ट्रिशियन उनकी लाइट की प्रॉब्लम सुलझाने आता है। वायरिंग का हाल देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि बेसमेंट की सारी तार पुराने और अजीब तरीके से जुड़ी हुई थी। मैट जब उससे सिस्टम ठीक करने के लिए कहता है, तो वो इलेक्ट्रिशियन बताता है कि उसने आज तक ऐसी वायरिंग नहीं देखी। जाने से पहले वो मैट को यह बताकर चौंकाता है कि इस घर के पहले ओनर का यहाँ डेथ हुआ था। यह सुनते ही मैट इस घर के इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने लगता है। एक पुरानी खबर पढ़कर उसे पता चलता है कि इस घर के पुराने ओनर का कातिल क्रिस था। मैट, जो एक आर्टिस्ट था, अपने स्केच पैड पर क्रिस का चेहरा बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद थकान महसूस करने पर वो उस रहस्यमय रूम में जा बैठता है और एक बोतल ड्रिंक कर फिनिश कर देता है। तभी उसे और पीने की इच्छा होती है और तभी लाइट्स फिर से झिलमिलाने लगती हैं। अचानक एक नई बोतल सामने प्रकट हो जाती है, जो मैट को चौंकाने पर मजबूर कर देती है। बोतल को ध्यान से देखने के बाद उसे यह समझ आता है कि यह रूम किसी भी इच्छा को सच करने की शक्ति रखता है। दूसरी तरफ लिविंग रूम की लाइट्स के झिलमिलाने की आवाज से केट की नींद टूट जाती है। अपने पास मैट को न देखकर वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि रूम नए और अनोखी चीजों से भरा पड़ा है और बीच में मैट उत्साहित दिखाई दे रहा है। मैट उसे वैन गोग की अनमोल पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि इस रूम की ताकत किसी भी चाहत को पूरी कर सकती है। पहले तो केट इस बात को मजाक समझकर हंस देती है, लेकिन जब मैट की गंभीरता देखकर वो स्वयं परखने के लिए $1000 मांगती है। मैट पूरे रूम में पैसे ढूंढता है और उन्हें मिल भी जाता है, पर फिर भी केट विश्वास नहीं कर पाती। इस वजह से वो $1 मिलियन की इच्छा करती है। पहले की तरह इस बार भी $1 मिलियन तुरंत सामने होता है और रात भर में दोनों अमीर बन जाते हैं। यह देखकर केट को अंदर ही अंदर घबराहट महसूस होती है। इस वजह से वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। मैट उसके पीछे जाता है और समझाता है कि उन्हें इस शक्ति का फायदा उठाना चाहिए और एक शानदार जिंदगी जीनी चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर अपनी पसंद की हर चीज की इच्छा पूरी करते हैं। रूम उनकी हर मांग पर नए डिजाइनर कपड़े, महंगी वाइन, अनमोल चीजें और पैसे उनके सामने ले आता है। मैट और केट इतनी खूबसूरत जिंदगी पाकर खुद को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग महसूस करने लगते हैं। लेकिन एक रात केट मैट से पूछती है कि आखिर यह रूम इन सब इच्छाओं को पूरा कैसे कर रहा है, जिस पर मैट कहता है कि इस बात पर चिंता करना जरूरी नहीं। कुछ दिनों तक यह नया जीवन सुखमय लगता है। हर बार जब भी कोई इच्छा होती है, लाइट्स झिलमिलाती हैं और रूम उसे तुरंत पूरा कर देता है। दोनों नए रिचेस का जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं और अपनी नई जिंदगी का पूरा आनंद लेते हैं। पर धीरे धीरे यह सब कुछ केट के अंदर एक खालीपन छोड़ने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह सारी चीजें एक असली खुशी नहीं दे सकती। मैट, जो उसकी हालत समझ सकता था, उससे कहता है कि उन्हें एक बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह बात सुनते ही केट और भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पहले 2 मिसकैरेजेस हो चुके थे। दुखी मन से वो घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है, तो बिना मैट से पूछे वो विशिंग रूम में जाकर एक बच्चे की इच्छा मांग लेती है। जब मैट को इस बात का पता चलता है, तो वो गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि बिना उससे डिस्कस किए ऐसे बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। यह बात दोनों के बीच गर्म बहस का कारण बन जाती है। कीट कहती है कि उसने यह शॉर्टकट इसलिए लिया ताकि मिसकैरेज या लेबर पेन का दुख न सहना पड़े। उसका कहना है कि यह बच्चे के साथ दोनों बहुत खुश रहेंगे। मगर मैट इस बात से अग्री नहीं करता और सजेस्ट करता है कि इसे रूम में ले जाकर उसके गायब होने की विश करनी चाहिए। दोनों रूम तक जाते हैं, लेकिन कीट बच्चे को गायब करने की हिम्मत नहीं कर पाती और रोते हुए उसे मैट के हवाले कर देती है। मगर मैट जब उसे अपनी गोद में उठाता है, तो वह भी जज्बाती हो जाता है और उसे गायब करने की बजाय वापस कीट को दे देता है। आखिर दोनों फैसला कर लेते हैं कि वे इस बच्चे को अपने पास रखेंगे और इस तरह वे एक रात में माता पिता बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और मैट की नजर अपनी अधूरी ड्राइंग पर पड़ती है, जो कि वह क्रिस का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर वह दोबारा रिसर्च में लग जाता है और पता लगता है कि वह शख्स जो मर्डर का सस्पेक्ट था, अब भी जिंदा है और एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। एक पुराने न्यूज आर्टिकल से मैट को यह भी मालूम होता है कि क्रिस का कहना था कि उस मर्डर के पीछे इस रूम का हाथ नहीं था। यह जानने के बाद मैट फौरन क्रिस से मिलने निकल पड़ता है, ताकि उससे इस रूम के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है, तो एक नर्स मैट को बताती है कि गुजरे 45 सालों में सिर्फ एक जर्नलिस्ट ही क्रिस से मिलने आया था। यह सुनकर मैट खुद को एक रिपोर्टर बताकर क्रिस से मिलता है।
जब मैट उससे घर और खासकर इस अजीब रूम के बारे में सवाल करता है तो क्रिस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि वह बहुत अरसे से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैट जब उससे यह पूछता है कि उसने शाफा का क्लिक क्यों किया तो क्रिस जवाब देता है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बात का रुख मोड़ते हुए वह मैट को वार्न करता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दे, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक वह होता है जिसे हर इच्छा पूरी मिलती है। घर लौटने के रास्ते में मैट एक गैस स्टेशन पर रुकता है। जब वह अपने वॉलेट से पैसे निकालता है तो देखता है कि सब पैसे धूल बन रहे हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए वह फौरन घर वापस जाता है और अपनी सभी विश्ड आइटम्स जैसे कि पैसे और वैन गोग की पेंटिंग घर से बाहर रख देता है। वह देखता है कि जैसे ही ये चीजें घर के बाहर जाती हैं, तुरंत धूल बन जाती हैं। यह देखकर मैट को समझ आ जाता है कि जो कुछ भी इस रूम से मिला है वह घर के बाहर नहीं ले जा सकते, वरना सब कुछ सिर्फ रेत बन जाएगा। गुस्से में मैट दीवार तोड़ने लगता है ताकि इस कमरे की मिस्ट्री समझ सके, मगर अंदर सिर्फ उलझी हुई वायर्स मिलती है। जब वह दीवार पर वॉलपेपर हटाता है तो एक घर का मैप नजर आता है जिसमें सारी वायरिंग के कनेक्शंस का पता चलता है। इस बीच कीट अपने बच्चे को गोद में उठाए बाहर जाने लगती है, मगर मैट उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वह इसकी असली वजह नहीं बता पाता। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर एक दिन बच्चे को किसी दर्द का एहसास होता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। कीट उसे चुप कराने की कोशिश करती है, मगर जब कुछ नहीं होता तो मैट उसे गोद में उठाता है और घर के अंदर घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही मैट कुछ सेकंड्स के लिए उसे बाहर ले जाता है, बच्चे का साइज बड़ा होने लगता है। जब दोनों वापस घर जाते हैं तो देखते हैं कि वह एक छोटा बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा लड़का बन चुका है। रात को मैट कीट को समझाता है कि यह रूम हर इच्छा पूरी कर सकता है, मगर जो कुछ यह देता है वह सिर्फ घर के अंदर तक महफूज रहता है। कीट को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है और वह उसे अपना बेटा मान लेती है। वह उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिन तक कीट शेन को घर में पढ़ाती है और समझाती है कि वह घर के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ डेंजरस जर्म्स हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन शेन बाहर जाने की जिद करता है, मगर कीट उसे रोक लेती है। वह हर बार दरवाजा लॉक करना नहीं भूलती ताकि शेन बाहर न जा सके। एक दिन जब मैट का ऑर्डर किया हुआ एक पैकेज डिलीवर होता है तो कीट उसे लाकर मैट को दे देती है, मगर गलती से फ्रंट डोर लॉक करना भूल जाती है। मैट इस पैकेज को खोलता है तो देखता है कि अंदर एक ब्रांड न्यू गन है। वह उसे संभाल कर रख देता है। रात को जब कीट पियानो बजाने में मशरूफ होती है, शेन चुपके से दरवाजे की तरफ चला जाता है। वह बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वह अपना हाथ दरवाजे के बाहर निकालकर हवा महसूस करता है। तभी कीट की नजर उस पर पड़ती है। वह फौरन दौड़कर शेन को रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है। अपने बेटे को ठीक सलामत देखकर वह सुकून महसूस करती है। मैट और कीट उस दिन डिसाइड कर लेते हैं कि शेन को घर के अंदर रखने के लिए सारी खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से बंद कर देंगे। उसी रात कीट की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि शेन उसके बेड के पास खड़ा है। वह पूछता है कि क्या वह कीट के साथ सो सकता है। फिर शेन कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। यह सुनकर वो उसे मोहब्बत भरी गोद में समेट लेती है। शेन इस वक्त कुछ सोचने लगता है। अगले कुछ दिन तक मैट अपनी बंदूक के साथ प्रैक्टिस में मसरूफ रहता है। एक दिन जब वो ट्रेनिंग से वापस आता है तो देखता है कि शेन आज स्टूडियो में एक स्नो ग्लोब बनाकर मजीद करता नजर आता है। मैट उसे सख्ती से कहता है कि यह सब छोड़कर वहां से निकल जाए। शेन की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मासूमियत से खेल रहा था, मगर मैट की डांट सुनकर उसके हाथ से स्नो ग्लोब गिर जाता है और टूट जाता है। इस आवाज पर कीट तुरंत वहां आती है और मैट से बहस शुरू कर देती है कि वो शेन के साथ एक फादर की तरह पेश क्यों नहीं आता। रात को शेन इधर उधर घूमता है और एक पुराना नक्शा हासिल कर लेता है। इसे फॉलो करते हुए वो बेसमेंट तक जा पहुंचता है जहां मुख्तलिफ वायर्स का उलझा जंगल था। यह सब पार करके आखिर वो उस रूम तक चला जाता है। पूरे घर की लाइट्स रात भर झिलमिलाती रहती हैं, मगर मैट और कीट नींद की गहराइयों में होने की वजह से कुछ महसूस नहीं कर पाते। सुबह जब मैट आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके बगल में एक नया स्नो ग्लोब पड़ा है, जबकि जो पहले टूट चुका था वो डोर पर रखा है। लाइट्स की हालत देखकर उसे समझ आता है कि कुछ अजीब हो रहा है। वो तुरंत कीट को जगाता है और दोनों हेस्टेस्ट रूम की तरफ भागते हैं। वहाँ जो देखता है वो होश उड़ा देने वाला होता है। शेन ने अपनी इच्छा से एक खुला जंगल और आसमान क्रिएट कर लिया होता है। वो बर्फ से स्नोमैन बनाने में मशरूफ होता है। कीट इस नए मंजर को देखकर जज्बाती हो जाती है, मगर मैट के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा होता है। वो शेन का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मैट कहता है कि यह सब खतरनाक हो सकता है, जबकि कीट का मानना है कि शेन सिर्फ एक बच्चा है जो अपनी खुशी तलाश कर रहा है। तभी फोन की बेल बजती है। परमिशन के बगैर शेन कॉल उठा लेता है, मगर मैट तुरंत उसके हाथ से फोन ले लेता है। दूसरी तरफ से क्रिस की आवाज सुनाई देती है जो मैट को और भी ज्यादा हैरत में डाल देती है। क्रिस से गुफ्तगू करने के बाद मैट को मालूम पड़ता है कि शेन का असर ज्यादा गहरा है। यह सुनते ही कीट चुपके से दूसरे फोन पर बात सुनने लगती है।
क्रिस के मुताबिक शेन को आज़ादी तभी मिल सकती है जब केट की जान चली जाए। उसका कहना था कि उसी तरह शेन एक आम इंसान की तरह जी सकेगा। यह सच्चाई सुनकर केट अंदर ही अंदर टूट जाती है और बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है, मगर आखिरी लम्हों में रुक जाती है। इधर मैट का शेन के साथ रवैया मुख्तलिफ हो जाता है। वो शेन की सारी चीजें तोड़ने लगता है, स्टूडियो तक तबाह कर डालता है। फिर एक रात वो शेन के लिए खाना तैयार करता है। शेन अपनी जगह पर बेचैनी से बैठा सवाल कर रहा होता है, मगर मैट गुस्से में उसे बता देता है कि वो इस घर का असली बीटा नहीं है। मैट गुस्से में उसे डोर खोलकर बाहर धकेल देता है। शेन डरा हुआ वापस अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद मैट अपनी गलती महसूस करता है और उसके रूम में जाता है। वो माफी मांगता है। शेन उसे एक कहानी सुनाने को कहता है। वो दोनों साथ सोते हैं। जब केट घर लौटती है तो मैट और शेन को साथ सोते देखकर सुकून महसूस करती है। उस रात जब मैट और केट एक दूसरे में खोए होते हैं, शेन चुपके से उन्हें देख रहा होता है। अगले दिन जब दोनों आंख खोलते हैं तो डोर खुला होता है। शेन घर से बाहर जा चुका होता है, लेकिन जो वहां नजर आता है वो और भी हैरान करने वाला होता है। शेन अब एक जवान शख्स बन चुका होता है, मगर उसका दिमाग अब भी एक बच्चे का होता है। वो मैट और केट पर बंदूक तान कर धमकाता है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर मैट उस पर झपट पड़ता है और दोनों में झगड़ा होती है। बेहोश होने से पहले केट देखती है कि मैट शेन के साथ उलझा हुआ है। जब वो होश में आती है तो मैट बताता है कि शेन को गोली लग चुकी है और वो डेथ हो गया है। यह सुनकर केट के आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप घर से निकल जाती है। गम और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। मीट केट को तसल्ली देकर वापस घर ले आता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई रहती है। दूसरी तरफ जहां दोनों की टकरार हुई थी, असली मीट होश में आते ही केट को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर फिर से टिमटिमाती रोशनी पर पड़ती है तो उसके दिल में एक अजीब सा डर उत्पन्न हो जाता है और वह उसी कमरे की तरफ बढ़ता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि शेन, जो उसकी शक्ल में छुपा है, वहीं कहीं केट के साथ होगा। उधर केट को एहसास तक नहीं होता कि जो शख्स उसके पास बैठा है वह असल में मीट नहीं बल्कि शेन है। लेकिन जल्द ही शेन की बर्फ खाने की आदत से उसे अंदाजा हो जाता है कि वह धोखा खा रही है। इस तरफ असली मीट पूरी ताकत लगाकर दीवारों को तोड़ने की कोशिश करता है। मुश्किलात पार करते हुए वह उस कमरे तक पहुंच जाता है जो अब एक घना जंगल बन चुका था, लंबे लंबे पेड़ों से घिरा एक अलग ही दुनिया जैसा। मीट समझ जाता है कि शेन ने इस कमरे का इस्तेमाल करके एक दूसरी जगह तैयार कर ली है जो एक नकली घर की तरह है। साथ ही वह यह भी भांप लेता है कि शेन का इरादा केट को बंदी बनाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का था। यह सोचकर मीट गुस्से में उस जंगल से गुजरता हुआ उस नकली घर तक जा पहुंचता है जहां शेन केट पर जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। मीट को देखते ही शेन उसके सामने आ जाता है और दोनों के बीच एक भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। इस अफरातफरी में केट भागने का मौका ढूंढती है, मगर हॉलवे में जैसे ही वह दो मीट को लड़ते देखती है, उसके कदम रुक जाते हैं। दोनों एक जैसे लग रहे थे, इस वजह से वह असली और नकली का फर्क नहीं समझ पाती। अचानक एक मीट उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन केट उसे जोर से धक्का देकर अलग हो जाती है और शेन का नाम पुकारती है। यह सुनते ही जो शख्स उसके सामने था उसकी तरफ देखता है, पर तब तक वह धक्का खाकर नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही वह अपनी असली शक्ल में आ जाता है। मीट और केट वहां से निकलने की सोच रहे होते हैं कि तभी शेन वापस आ जाता है और मीट पर चाकू से वार कर देता है। वह केट को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसे यह एहसास होता है कि वह सिर्फ एक नकली रूप है, जबकि असली मीट और केट एक बार फिर जान बचाकर जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। शेन गुस्से में उनका पीछा करता है, लेकिन असली घर तक पहुंचते ही मीट उसे जोर जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाता है। जान का खतरा महसूस करके शेन वापस घर के अंदर दौड़ता है, पर दरवाजा बंद होने से पहले ही केट उसे रोक लेती है। शेन मम्मी कहकर चीखने लगता है, पर धीरे धीरे उसका शरीर मिट्टी में बदल जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद केट उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसने शेन को एक वक्त पर अपने बेटे की तरह देखा था। मीट उसके पास आता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपने दुख को हल्का करने की कोशिश करते हैं। सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां केट और मीट एक नए छोटे से घर में सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद केट घबराहट के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो पॉजिटिव आता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि यह सवाल उसके ज़हन में बार बार गूंजने लगता है, जो बच्चा उसके कोख में है वह मीट का है या शेन का। चाहे सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन उस नए घर की टिमटिमाती रोशनियां इस बात का पता नहीं चलने देती कि क्या वह सच में उस डो वाले कमरे से निकल पाए हैं या अब भी उसके जाल में फंसे हुए हैं।